सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव कैसे रख सकती है। आज हम उन दो आर्किटेक्ट्स की कहानी जानेंगे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, व्यापार की आड़ में भारत पर शासन की पूरी इमारत ही खड़ी कर दी। ये एक बड़ा सवाल है ना? क्या ये सब कुछ सिर्फ तलवार के जोर पर हुआ था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, सोची समझी एडमिनिस्ट्रेटिव चाल थी? चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन की वो मशीनरी, वो पूरा सिस्टम आखिर तैयार कैसे किया। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा रॉबर्ट क्लाइव की एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम से। एक ऐसा सिस्टम जहां ताकत तो थी पर कोई जिम्मेदारी नहीं। और फिर हम देखेंगे कि कैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसी नींव पर अदालतें, कानून और रेवेन्यू का एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। एक ऐसा ढांचा जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी के जो पहले आर्किटेक्ट हैं वो हैं रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने बंगाल में कंट्रोल जमाने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, चतुर तरीका खोजा। एक ऐसा तरीका जिसमें सारी पावर कंपनी के पास हो, लेकिन जिम्मेदारी जीरो। हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस सिस्टम को एक खास नाम देते हैं, द्वैध शासन। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझिए, ये क्लाइव की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ये पावर पे कब्जा करने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर ये द्वैध शासन था क्या? देखिए, आसान शब्दों में समझिए। कंपनी ने कहा, पैसा और सेना ये दोनों हमारे कंट्रोल में, और बाकी सब कुछ, मतलब कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब नवाब की जिम्मेदारी। जबकि जनता के सामने जवाबदेही थी नवाब की। मतलब असली पावर वो तो कंपनी थी पर्दे के पीछे, नवाब तो बस एक चेहरा बनकर रह गए थे। लेकिन फिर आया साल 1773 और बस खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए। पता है क्यों? क्योंकि लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट को अब कंपनी की इस बेहिसाब ताकत से डर लगने लगा था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया जिसने क्लाइव के इस इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले दौर को ही खत्म कर दिया। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे आर्किटेक्ट की, वॉरेन हेस्टिंग्स। उनको एक बिल्कुल साफ ऑर्डर के साथ इंडिया भेजा गया था। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, बल्कि सीधे तौर पर शासन करेगी। 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट ने तो जैसे कंपनी राज में भूचाल ही ला दिया। गवर्नर का जो पद था वो अब बन गया गवर्नर जनरल, और इसके पास पावर भी कहीं ज्यादा थी। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, और उनका सबसे पहला काम क्या था? क्लाइव के उस पावर बिना जिम्मेदारी वाले ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब हेस्टिंग्स को एक बात समझ आ गई थी, असली कंट्रोल चाहिए तो अपना खुद का कानून और न्याय का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे से काम करने के बजाय एक फॉर्मल जुडिशियल स्ट्रक्चर, एक पूरा ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कलकत्ता में दो तरह की सुप्रीम कोर्ट्स बनाई। एक थी सदर दीवानी अदालत, मतलब सिविल मैटर्स के लिए, जिसकी कमान सीधे गवर्नर जनरल के हाथ में थी। और दूसरी थी सदर फौजदारी अदालत, यानी क्रिमिनल कोर्ट, और इसमें देखिए उन्होंने भारतीय सलाहकारों को भी जगह दी। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, जो दीवानी मामले थे, मतलब सिविल केसेस, उनमें डिफेंडेंट के धर्म के हिसाब से हिंदू या मुस्लिम लॉ लगता था। लेकिन जो फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस थे, उनमें सबके लिए एक ही कानून था, मुस्लिम लॉ। ये शासन करने का एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीका था। लेकिन सिर्फ अदालतें बनाने से तो काम नहीं चलता है ना। एक स्टेट चलाने के लिए पैसा भी चाहिए और लोकल कानूनों की समझ भी। तो हेस्टिंग्स ने इन दोनों चीजों पर फोकस किया। पैसे के लिए उन्होंने इजारादारी प्रथा नाम से एक नया रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया। मकसद बिल्कुल सीधा था, कंपनी के कमाई को मैक्सिमाइज करना। इसमें होता क्या था कि 5 साल के लिए जमीन का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलता था जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। सिंपल। और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने नॉलेज को भी कंट्रोल का एक हथियार बनाया। उन्होंने भारतीय समाज की नब्ज पकड़ने के लिए यहाँ के सबसे जरूरी ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू करवाया। देखिए, मनुस्मृति हो, भगवद गीता हो, इन सब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसलिए किया गया ताकि वो यहाँ के सोशल और लीगल फैब्रिक को समझ सकें और फिर उसका इस्तेमाल अपने शासन के लिए कर सके। और पता है, जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की ये नई मशीनरी तैयार हो रही थी, उसी दौरान इंफॉर्मेशन का एक बिल्कुल नया जरिया भी पैदा हो रहा था। साल था 1780, जब भारत ने अपना पहला न्यूज़पेपर देखा। इसका नाम था द बंगाल गज़ेट,
और इसे शुरू तो एक अंग्रेज ने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, लेकिन ये भारत में प्रिंट मीडिया और एक नए पब्लिक डिस्कशन की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो कंपनी के बढ़ते कंट्रोल के साए में ही हो रही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स सिर्फ कानून और रेवेन्यू तक ही नहीं रुके, वो ये भी समझ गए थे कि अगर लंबे समय तक राज करना है तो लोकल कल्चर को समझना और उस पर असर डालना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, उन्होंने एक के बाद एक कैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। 1781 में कलकत्ता मदरसा, फिर 82 में बनारस में संस्कृत स्कूल, और सबसे इम्पोर्टेंट 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन सब का मकसद क्या था? इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस को स्टडी करना और उन्हें ब्रिटिश नज़रिए से एक तरह से ऑर्गेनाइज करना। तो निचोड़ ये है कि क्लाइव और हेस्टिंग्स ये दो अलग अलग तरह के आर्किटेक्ट थे। क्लाइव ने इन्फ्लुएंस की नींव रखी, पर्दे के पीछे रहकर पावर का इस्तेमाल किया, जबकि हेस्टिंग्स ने उसी नींव पर स्टेट का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया, मतलब अदालतें, रेवेन्यू सिस्टम, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एक फॉर्मल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्लाइव और हेस्टिंग्स ने जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, क्या वो एक मॉडर्न एम्पायर की नींव थी, या फिर इतिहास के सबसे बड़े और ऑर्गेनाइज्ड कब्जे की शुरुआत? शायद जवाब ये है कि ये दोनों ही था। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत, इसकी बुनियाद क्या थी? कभी सोचा इस बारे में? इसे स्टील फ्रेम कहा जाता था, एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक ढांचा जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक में बदल दिया। चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर एक व्यापार करने वाली कंपनी ने इतने बड़े साम्राज्य के लिए नियम कानून की पूरी किताब कैसे लिख दी? ये एक हैरान कर देने वाला बदलाव था, और आज हम इसी की कहानी को खंगालने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कंपनी राज की सबसे बड़ी चुनौती से। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक व्यापारी से शासक बनना था, और ये सफर, जैसा कि हम देखेंगे, बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचकर देखिए, एक कंपनी जो अब तक सिर्फ मसाले और कपड़े बेच रही थी, उसे अचानक से भारत जैसे इतने बड़े और पेचीदा देश पर हुकूमत करनी थी। उन्हें फौरन एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो टैक्स वसूल सके, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे और उनके शासन की पकड़ को मजबूत कर सके। और इस मुश्किल काम को सबसे पहले अपने हाथ में लिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उनका दौर ही वो समय था जब प्रशासन की नींव रखने की पहली कोशिशें हुईं। एक ऐसी कोशिश जो सच कहूं तो तूफानों और मुश्किलों से भरी पड़ी थी। ये टाइमलाइन देखिए, साफ पता चलता है कि हेस्टिंग्स का दौर कितना उथल-पुथल भरा था। मतलब एक तरफ तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार ला रहे थे, और दूसरी ही तरफ मराठों और मैसूर के साथ लगातार जंग छिड़ी हुई थी। और तो और ऊपर से लंदन से पिट्स इंडिया एक्ट जैसा नया कानून भी आ गया। सच में ये एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने जैसा था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उस दौर के जो दस्तावेज हैं वो खुद ये कहानी बताते हैं। उनमें जंग और प्रशासनिक सुधारों का जिक्र एक साथ मिलता है, जो दिखाता है कि राज करना और लड़ाई लड़ना दोनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन हेस्टिंग्स का जो सबसे बड़ा और ज़रूरी कदम था, वो था 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। ये टैक्स कलेक्शन को एक सिस्टम में ढालने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। कह सकते हैं कि ये उस प्रशासनिक ढांचे का पहला ब्लूप्रिंट था जो आगे चलकर और मजबूत होने वाला था। तो हेस्टिंग्स ने एक कच्ची पक्की नींव तो रख दी थी, लेकिन उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उन्हें ब्रिटिश प्रशासन का वो आर्किटेक्ट माना जाता है जिसने बिखरी हुई चीजों को एक पक्के सिस्टम में ढाला। और कॉर्नवालिस ने आते ही 1793 में अपना मशहूर कॉर्नवालिस कोड पेश किया। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों का गट्ठर नहीं था, ये एक बिल्कुल नए सिद्धांत पर आधारित था, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। भारत में शासन के लिए ये एक बहुत ही नया और क्रांतिकारी आइडिया था। तो ये शक्तियों का पृथक्करण असल में दिखता कैसा था? कॉर्नवालिस से पहले एक ही अफसर, कलेक्टर, अदालत भी चलाता था, पुलिस का काम भी देखता था और टैक्स भी वसूलता था। जरा सोचिए, एक ही आदमी के पास कितनी ज्यादा ताकत थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने ये सब बदल दिया। अब कलेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू यानी लगान वसूलना था। पुलिस सिस्टम को तो समझिए कि पूरी तरह से बदल ही दिया गया। सबसे पहला काम, जमींदारों से पुलिस वाले अधिकार छीन लिए गए। दूसरा, जिलों को थानों में बांटा गया। और तीसरा, हर थाने की कमान एक भारतीय दरोगा को दे दी गई। मकसद बिल्कुल साफ था,
एक ऐसी पुलिस फोर्स तैयार करना जो सीधे सीधे कंपनी के कंट्रोल में रहे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बात तो हो गई, अब आते हैं उस चीज पर जो ब्रिटिश राज का असली इंजन थी, पैसा। और पैसा आता था जमीन से। तो चलिए भूमि राजस्व की उन 3 प्रणालियों को समझते हैं जिन्होंने सदियों तक भारत के गांवों की शक्ल तय की। इन 3 सिस्टम्स के नाम थे परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या थे और इनमें फर्क क्या था। तो ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट। इसमें कंपनी ने सीधा जमींदारों से हाथ मिलाया और अपना हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। ये सिस्टम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चला। फिर आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें बीच में कोई जमींदार नहीं, समझौता सीधा रैयत यानी किसान से होता था और लगान की दर समय समय पर बदली जा सकती थी। ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू थी। और आखिर में महालवाड़ी। इसमें कंपनी पूरे महाल यानी गांव या जागीर से एक साथ लगान वसूलती थी। ये सिस्टम उत्तर पश्चिम के प्रांतों और पंजाब में लागू था। और ये जो जानकारी है, ये हमें उस दौर के असली दस्तावेजों से मिलती है। वो साफ साफ बताते हैं कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम जमीन पर कैसे काम करते थे। और अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, ये बहुत जरूरी है। ब्रिटिश भारत की कुल जमीन का 51% हिस्सा यानी आधे से भी ज्यादा इलाका रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत आता था। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से ज्यादा भारत में अंग्रेज सरकार का सीधा वास्ता किसान से था, बीच में कोई बिचौलिया या जमींदार नहीं। रैयतवाड़ी सिस्टम की सबसे खास बात यही बताई जाती थी कि जमीन का मालिक खुद किसान था। वो अपनी जमीन बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी एक दूसरी हकीकत भी थी कि अगर किसान लगान नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन उससे छिन भी सकती थी। अब चाहे टैक्स जमींदार वसूलें या किसान सीधे दें या फिर गांव का मुखिया इकट्ठा करे, घूम फिरकर पैसा और कंट्रोल दोनों कंपनी के ही हाथ में आते थे। अच्छा, शुरुआत में सब इतना आक्रामक नहीं था। सर जॉन शोर जैसे गवर्नर जनरल थे जिनकी पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, मतलब वो भारतीय राज्यों के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे। लेकिन ये शांति का दौर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। सिर्फ पैसा ही नहीं, अंग्रेज अब धीरे धीरे भारतीय समाज के मामलों में भी दखल देने लगे थे। जैसे 1795 में बंगाल रेगुलेशन 21 आया, जिसने कन्या शिशु हत्या को कानूनी तौर पर एक जुर्म बना दिया। तो इससे ये साफ हो जाता है कि उनका असर सिर्फ बाजारों और राजनीति तक ही नहीं, बल्कि सामाजिक मामलों तक भी पहुंच रहा था। और फिर एंट्री होती है लॉर्ड वेलेस्ली की, और इनके आते ही खेल के सारे नियम बदल गए। वो जो नॉन इंटरवेंशन वाली पॉलिसी थी ना, वो खत्म हो गई और शुरू हुआ आक्रामक विस्तार का एक बिल्कुल नया दौर। वेलेस्ली का सबसे बड़ा और सबसे चालाक हथियार था सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। ये एक ऐसी जबरदस्त चाल थी। सोचिए, भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि हम आपको अपनी सेना से सुरक्षा देंगे, बदले में राजाओं को अपनी आज़ादी और अपनी विदेश नीति सब कुछ कंपनी को सौंपना पड़ता था। मतलब बिना एक भी गोली चलाए पूरे के पूरे राज्य उनके कंट्रोल में आ जाते थे। और ये जो सहायक संधि की नीति थी ना, ये जंगल की आग की तरह फैली। देखते देखते कुछ ही सालों के अंदर हैदराबाद, मैसूर, अवध, एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य इस जाल में फंसते चले गए। ये वाकई बिना लड़े ही साम्राज्य बढ़ाने का एक जीनियस तरीका था। इससे वेलेस्ली के एम्बिशन का भी पता चलता है। पता है वो खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर। ये नाम ही उसकी सोच, उसके आत्मविश्वास और भारत में साम्राज्य फैलाने की उसकी जबरदस्त इच्छा को दिखाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं था कि सबने घुटने टेक दिए। जहां एक तरफ हैदराबाद और मैसूर जैसे राज्यों ने संधि मान ली, वहीं दूसरी तरफ इंदौर के होलकर थे। उन्होंने संधि को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो ये भी समझना जरूरी है कि इस विस्तार का विरोध भी हो रहा था। तो साम्राज्य तो बहुत तेजी से फैल गया, पर अब बारी थी उसे संभालने की, उसे मजबूत करने की। अगला फेज था जीती हुई जमीन पर अपनी पकड़ को फौलादी बनाने का, और ये जिम्मेदारी आई वेलेस्ली के बाद आने वाले लोगों पर। ये एक तरह से लीडरशिप और स्ट्रैटेजी दोनों में बदलाव था। अब फोकस सिर्फ नए इलाके जीतने पर नहीं था, बल्कि जो साम्राज्य बन चुका है उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को टाइट करने पर था। और ये कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। चुनौतियां बहुत जल्दी सामने आने लगीं।
1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। ये एक तरह की वार्निंग बेल थी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि सिर्फ जमीन जीत लेना ही काफी नहीं है, उस पर कंट्रोल बनाए रखना असली चैलेंज है। फिर आए लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उनके टाइम में इस कंसोलिडेशन यानी कि साम्राज्य को मजबूत करने का काम अपनी पीक पर पहुंच गया। उन्होंने क्या क्या किया? नेपाल को हराया, पिंडारियों का दमन किया और जो बची खुची मराठा पावर थी उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया। और साथ ही 1822 का टेनेंसी एक्ट लागू करके एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। तो ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। जीती हुई जमीन को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए एक बिल्कुल नया कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया जा रहा था। नए नियम और एक नई व्यवस्था। इस पूरे सिस्टम को स्टील फ्रेम भी कहा जाता है और इसे बनाने के 3 बड़े स्टेप्स थे। स्टेप 1, 1800 में भारत में ही सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। स्टेप 2, 1806 में इस ट्रेनिंग को सेंट्रलाइज करके इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया ताकि कंट्रोल और भी पक्का हो। और स्टेप 3, 1822 में टेनेंसी एक्ट जैसे कानूनों के जरिए इस पूरे सिस्टम को एक कानूनी शक्ल दे दी गई। और यही वो ब्यूरोक्रेसी थी जिसे भारत पर लंबे समय तक राज करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये एक ऐसे बदलाव की है जो यकीन करना मुश्किल है कि इतने कम समय में हो गया। सिर्फ 30 साल। जरा सोचिए इस बारे में। ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ 3 दशकों में हुआ। मतलब एक पीढ़ी के जीते जी भारत का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां व्यापार करने आई थी, उसने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, मिलिट्री पावर और बहुत ही चालाक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके एक पूरे सब कॉन्टिनेंट के नक्शे और उसके नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई साम्राज्य इतनी तेजी से और इतने सटीक प्लान के साथ बनाया जाता है, तो उसकी विरासत क्या होती है? उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं, वो क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। सोचने वाली बात है, क्या एक ही इंसान समाज को सुधारने और साम्राज्य को मजबूत करने, ये दोनों काम एक साथ कर सकता है? आज हम ब्रिटिश भारत के एक ऐसे ही गवर्नर जनरल की कहानी में उतरेंगे जिनके फैसलों ने हिंदुस्तान का नक्शा और समाज दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सवाल यही उठता है, क्या वो एक महान सुधारक थे, एक रिफॉर्मर जिन्होंने भारत को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, या फिर उनके हर कदम के पीछे एक सोची समझी गहरी शाही चाल छिपी हुई थी? चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नए गवर्नर जनरल के आने से। एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान में एक नए दौर की शुरुआत करने वाला था। लेकिन वो आखिर आए किस माहौल में थे? देखिए, बेंटिंक से ठीक पहले थे लॉर्ड एमहर्स्ट। उनका ज्यादातर वक्त न जंग में ही बीता। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नतीजा, कंपनी का खजाना खाली हो रहा था और शांति की सख्त जरूरत थी। बस इसी माहौल में बेंटिंक ने कदम रखा। उनके सामने चैलेंज जंग जीतने का नहीं था, बल्कि राज करने के पूरे तरीके को उसको बदलने का था। और हां, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, बेंटिंक कोई आम गवर्नर नहीं थे। जो 1833 का चार्टर एक्ट आया ना, वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस एक्ट ने उन्हें सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। सोच के देखिए, पहली बार पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत की पावर एक ही इंसान के हाथ में आ गई थी। अच्छा, अब आते हैं बेंटिंक के सबसे, कह सकते हैं सबसे हिम्मत वाले और कंट्रोवर्शियल कदमों पर। उन्होंने उन खतरनाक रिवाजों से टक्कर ली जिनकी जड़ें सदियों से समाज में गहरी जमी हुई थीं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ सती प्रथा का खौफ, जहां एक औरत को उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, और दूसरी तरफ सड़कों पर ठगों का आतंक। ये ऐसे गिरोह थे जो भोले भाले मुसाफिरों को देवी काली के नाम पर गला घोटकर मार डालते थे। ये 2 सबसे बड़ी, सबसे भयानक चुनौतियां थीं बेंटिंक के सामने। और फिर आया साल 1829। बेंटिंक ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया, रेगुलेशन 17। इसके पास होते ही एक झटके में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि हत्या के बराबर का जुर्म। ये ऐलान सच में इंडियन सोशल रिफॉर्म के इतिहास का एक मील का पत्थर था। लेकिन ये लड़ाई बेंटिंक ने अकेले नहीं लड़ी, बिल्कुल नहीं।
सती प्रथा के खिलाफ उन्हें राजा राम मोहन राय जैसे अजीम हिंदुस्तानी समाज सुधारक का साथ मिला। ठगों का सफाया करने का काम वो कर्नल स्लीमन को सौंपा गया। और बात यहीं नहीं रुकी, उनका सुधार का अभियान आगे बढ़ा और उन्होंने कन्या शिशु हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी क्रूर प्रथा पर भी पाबंदी लगा दी। बेंटिंग ये समझते थे कि सिर्फ कानून बदलने से समाज नहीं बदलता, सोच बदलनी पड़ती है। और सोच बदलने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। और बस यहीं से शुरू हुई पावर की एक नई जुबान की कहानी। इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक नाम था, थॉमस मैकॉले। उनका साफ मानना था कि इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की जगह यूरोपियन साइंस और लिटरेचर को इंग्लिश जबान में पढ़ाया जाना चाहिए। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर पड़ने वाला था। और हुआ भी वही। मैकॉले की बात मान ली गई। 1835 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और इंग्लिश इंडिया में हायर एजुकेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो हम कह सकते हैं कि यहीं से भारत में फॉर्मली वेस्टर्न एजुकेशन के दौर की शुरुआत हुई। यह सिर्फ कागजों पर हुआ बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसी साल 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि अब भारत में नॉलेज और साइंस की पढ़ाई वेस्टर्न लाइंस पर होने वाली थी, जिसका मतलब था कि इंडियन मेडिसिन का फ्यूचर भी अब बदलने वाला था। लेकिन बेंटिंग का कार्यकाल ना अजीब विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ तो वो भारतीयों के लिए अधिकार और नियम बना रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी पूरे जोर शोर से जारी था। चलिए इस दोहरी नीति को थोड़ा समझते हैं। तो इसी दौर में आता है मशहूर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसने भले ही कागजों पर सही एक क्रांतिकारी बात कह दी कि कंपनी की नौकरियों में किसी भी हिंदुस्तानी के साथ उसके धर्म, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये पहली बार था जब ऐसी इक्वालिटी की बात किसी ब्रिटिश कानून में साफ साफ लिखी गई थी। हाँ, मानते हैं ये बदलाव लिमिटेड था। उस वक्त एक हिंदुस्तानी के लिए सबसे ऊंचा पद था सदर अमीन का, और सैलरी 700 रुपये महीना। तो हाँ, शुरुआत छोटी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की एंट्री का दरवाज़ा कहीं ना कहीं यहीं से खुला था। पर इन सारे सुधारों की बातों के बीच साम्राज्य के विस्तार का पहिया रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। बेंटिंग के ही राज में 1831 में मैसूर, फिर 1834 में कुर्ग और मध्य कचार, इन सब पर कुशासन का इल्जाम लगाकर ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया गया। इससे साफ दिखता है कि रिफॉर्म और एम्पायर बिल्डिंग दोनों चीजें हाथ में हाथ डालकर चल रही थीं। तो इन सारे सुधारों, बदलावों और इन कॉन्ट्राडिक्शंस के बाद बेंटिंग को आखिर कैसे याद रखा जाए? उनकी लेगेसी क्या है? चलिए उनके काम का एक आसान सा सारांश देखते हैं। देखिए, बेंटिंग के असर को हम 4 पिलर्स पर देख सकते हैं। पहला, सती और ठगी जैसी क्रूर प्रथाओं का खात्मा। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखकर भारत की इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन ही बदल दी। तीसरा, चार्टर एक्ट के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाए। और चौथा, सरकार में भारतीयों को शामिल करने की एक छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक सुधारक थे या एक चतुर साम्राज्यवादी?